Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, problem of deficit demand and problem of excess demand. So before starting this, you must have to revise your previous chapters like aggregate demand, aggregate supply and short run equilibrium output. If you are clear with that chapters, you will get this easily. सो इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशन गैप, इन्फ्लेशन गैप, वो कवर करेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर की, वो क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट इसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सेकंड इसमें है इनवॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इम्प्लॉयमेंट. और थर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्ट्राइक होता है जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD आ जाए या S इज इक्वल टू SI अप्रोच जो है वो हो जाए. तो इसका मतलब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि AD इज इक्वल टू AS तो है ही है, अलॉन्ग विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. मार्केट के अंदर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है मार्केट में. फिर आता है तुम्हारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो ये सेकंड पॉइंट था इसका. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वी आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि अभी भी मार्केट के अंदर अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं. फिर हमारे पास आता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, अपनी विश के अकॉर्डिंगली. अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट और दे आर नॉट इवन विलिंग टू वर्क एट ऑल. या तो वो काम ही नहीं करना चाहते या वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते. तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है. तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि दे वॉन्ट टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये ऐसी प्रॉब्लम है इनवॉलंटरी की कि ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इनवॉलंटरी है कि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है. वो तो है वॉलंटरी बट दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स. बेरोजगारी ये होती है इसलिए. तो उसके बाद हमारे पास थर्ड कंसेप्ट था उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट, और साथ में था एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बारे में भी जो है मैं आपको क्लियर करूंगा. पहले फुल एम्प्लॉयमेंट समझो क्या है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, सप्लाई ऑफ लेबर मैं बोल रहा हूँ इसको, इज एग्जैक्टली गेटिंग देयर वर्क्स, डिमांड ऑफ द लेबर. दोनों सेम हो जाए. अगर आप काम करना चाहते हो और आपको काम मिल भी रहा है, यू आर इन द फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके. लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट, इट डज नॉट मीन कि देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल जीरो होती है, कुछ ना कुछ तो देखो होता ही है. नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है. अब ये किसी भी चीज़ से हो सकती है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज इन सप्लाई, कॉन्स्टेंट चेंज इन डिमांड. पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं, एक हमारे पास फ्रिक्शनल होती है, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल होती है. जो आपकी फ्रिक्शनल है, ये जब आप जॉब्स, डायनेमिक इकोनॉमी है, एकदम इकोनॉमी में स्लम्प आ जाए, एकदम इन्फ्लेशन, एकदम डिफ्लेशन आ जाए, रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, उसकी मार्केट के अंदर शॉर्टेज ऑफ पावर हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी 5 डेज तक, ठीक है, कोई जो नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, तो उन दिनों में ये काम नहीं मिलता. तो दिस इज पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके. एक हमारे पास आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपने जो है मेथड्स, अपनी टेक्निक जो है चेंज कर ली, काम करने की टेक्निक ही चेंज कर ली आपने, ठीक है. आपकी जो लेबर थी वो अब इनएफिशिएंट है लेबर, वो काम नहीं कर पा रही जो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर है. तो ये रीज़न हो सकता है एक तो. इसके अलावा जो है मार्केट्स में जो काम के जो मेथड्स हैं, सप्लाई फैक्टर्स हैं हमारे, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको हम बोल देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है चेंज हो गई या इनकी सप्लाई कम हो गई, तो उससे भी जो है इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है. तो जो हमारा ये डेफिसिट डिमांड की जो है तुम्हें प्रॉब्लम बता रहा था, तो ये चीज़ें जो है मेन हमें साथ में लेके चलनी है. इन्हीं कारणों से, इन्हीं रीज़न से जो है ये प्रॉब्लम हमारे पास डेफिसिट और एक्सेस डिमांड की आती है. तो डेफिसिट डिमांड है क्या आपका?
डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, आपका एडी जो है वो कम है, किससे, आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का स्टेट तो ये है। लेकिन अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, आपका एडी डाउन हो जाए लोअर देन द रिक्वायर्ड लेवल, तो आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। लाइक आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर आप 10 बिलियंस की जीडीपी कन्वर्ट कर सकते हो कंट्री के अंदर, लेकिन आपका जो अभी प्लान्ड है वो 8 बिलियन है। कहने का मतलब ये 8 बिलियन क्यों रखा, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। आप ये कह सकते हो कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। आपने जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिसाइड किया वो $10 बिलियन पे किया है, लेकिन आपकी जो प्लान्ड है वो 8 बिलियन पे है। आप जब सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट ले लेते हो, तो जो है आपके पास 10 बिलियन की जीडीपी रहती है, आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको जीडीपी में। बट जब आप प्लान लेके चलते हो तो इसमें फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडी फुली यूटिलाइज नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड, जो हमने कंसेप्ट किया था अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है इसमें प्रॉपर। तो इस केस के अंदर जो है आपकी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम भी जो है डाउन होता है। हमने एक ये वाई ऐसे ली थी एक लाइन, जो इनकम लाइन, इसको एएस भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, आपको याद होगा। और हम यहाँ पे जो है एडी लेके चलते थे, एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके चलूँ तो मार्केट के अंदर ये हमारे पास ओ एक्सिस इनकम होती है, वाई होती है, इसको जीडीपी भी कहते हैं, और ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होती है, या हम जो करके चलते हैं इसे एडी भी बोल देते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम वाली थी, बट मार्केट के अंदर जो कंडीशंस हैं वो आपकी प्लानिंग कम बता रहे हैं। एज वी नो वेयर बोथ स्ट्राइक्स, ये प्लान्ड है आपकी, प्लान्ड कम थी ना 8 करोड़, बोथ जहाँ पे स्ट्राइक होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई आपकी एग्रीगेट डिमांड से जहाँ पे टच करती है वहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आता है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम जो है आ गया, आप इसको वाई भी लिख सकते हो, इसको y1 भी लिख सकते हो, एज योर विश। तो ये डाउन हो गई हमारे पास, फुल एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है और प्लांट की कम है। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे EM, दिस इज योर डेफिशिएंट डिमांड, कि आप वो कोप अप ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अब ये होती क्यों है, देखो एडी जो है C + I + G + X - M से मिलके बनी है। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो C होता है हमारा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अगर हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दें तो ऑब्वियसली एडी डाउन होगी, यहाँ से यहीं आएगी, क्योंकि ये तो सभी को मिलके बना है ना। ऐसे अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तब भी एडी डाउन होती है, गवर्नमेंट अपनी जो है सब्सिडीज़ कम कर दे, अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर दे हम लोगों पे, तो भी एडी डाउन होती है। अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, मीन्स आप फॉरेन में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाह रहे हैं, या हो नहीं रहा आपसे एक्सपोर्ट, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो एक्सपोर्ट कम होने से भी आपका एडी डाउन होगा। हाँ, अगर आपका M यानी इम्पोर्ट बढ़ जाता है तो भी वो आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपको फॉरेन कंट्रीज़ को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए नेगेटिव आइटम में लेके चलते हैं। इंपोर्ट अगर आपका बढ़ जाता है तब भी आपका जो है एडी डाउन चलता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड के जो ये डेफिशिएंसी हुई ना, डेफिशिएंट डिमांड, इसके कॉजेज हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे तब भी एग्रीगेट डिमांड डाउन होती है, ठीक है। अब इन एडी से क्या क्या होता है, जब ये डेफिशिएंट डिमांड आ जाती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैसी कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है किसी कंट्री को। तो इस तरह का डायग्राम उसमें भी बनाना है। ये मैंने बताया तुम्हें, ये डेफिशिएंट डिमांड का है। ये जो पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, और ये वाला पॉइंट जो है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या हम कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी है। यहाँ पे प्रॉपर जो है लोगों की अर्निंग नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे $10 बिलियन है, यहाँ पे 8 हो गई। तो जब आपकी इनकम कम हो रही है तो आप एडीपी तो फिर कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे, तो वो सर्कुलर फ्लो चल जाएगा, कंट्री सफ़र करेगी, उसमें डिफ्लेशन आने की सिचुएशन हो जाएगी। तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, और इस गैप को, इस डेफिशिएंट डिमांड के गैप को डिफ्लेशनरी गैप भी बोल देते हैं। अगर आपकी एडी लो है तो आपकी इन्वेस्टमेंट लो है, आपकी कंजम्पशन लो है, तो आपकी इनकम भी लो होगी फ्यूचर में, क्योंकि जब आप कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे तो प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा फिर, तो प्रोड्यूस नहीं होगा तो लोगों की इनकम जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी डाउन होगी, तो दोबारा फिर एडी पे असर होगा उसका। तो वो सर्कुलर फ्लो में चलता है। ये AS वही 45 डिग्री की लाइन जो बनाती थी, जो हमने पीछे किया था, वही है। सो बेटा आपको इतना करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।